हम लोगों ने 100 से ज़्यादा बस अड्डों का नया निर्माण कराया है। कुछ जगह कंप्लीट हो गया है और कुछ जो है बहुत तेज़ी के साथ काम चल रहा है। तो हम लोग अपने फ्लीट को बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रिक बसें हम लोग लाए हैं। और अभी तक बसें जो है हमारी इलेक्ट्रिक केवल शहरों में चलती थी। अभी हमारे जो 16 शहर थी, अब एक 17वां शाहजहाँपुर में एक और जुड़ा गया था, तो अब 17 जगहों पर इलेक्ट्रिक बस चलती थी। अब हमारी केवल शहरों में ही नहीं, जो जिला मुख्यालय पर तो चलेगी चलेगी, अब ग्रामीण क्षेत्र में भी इलेक्ट्रिक बसें चलेगी। इसका भी हम लोगों का बजट में व्यवस्था हो गया है और 5000 हम लोग इलेक्ट्रिक बसें अभी ले आने का टेंडर हम लोगों ने किया है। तो हम लोग डबल डेकर बस जो कभी आपको बम्बई में देखने को मिलती होगी या कहीं एक आध जगह देश में मिलती होगी, 20 हमारी डबल डेकर आ गई है। बहुत जल्द आप लोगों को लखनऊ में एक तो चल रही है, वो लखनऊ में तो हम लोग को गिफ्ट में मिली थी, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने 20 बसें और उसी तरह की हम लोगों ने परचेज किया है और सभी बड़े शहरों में अभी हम लोग उसको चलाने जा रहे हैं और आवश्यकता पड़ेगी तो और भी जो शहरों के लिए हम लोग मंगाएंगे। और जो इलेक्ट्रिक बसें भी अब हम लोग जो है हर जगह ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम लोग चलाएंगे। और 1540 हम लोगों ने वो बनाया है नए रूट 1540, उसमें 25,000 बसें नई चलेंगी। प्राइवेट सेक्टर को भी हम लोग पीपीपी मॉडल पे उनसे अनुबंधित करके उनका भी सेवाएं लेंगे और 25,000 अपने जो है नई बसों को, जिसमें 5,000 तो इलेक्ट्रिक बसें होंगी और बाकी इस तरह की बसें कुछ हम लोग परचेज करेंगे और कुछ अपने अनुबंध के आधार पर उसको चलाएंगे। और हम लोग चाहते हैं कि पूरे देश में आज भी मैं कह सकता हूँ कि हमारा परिवहन निगम आज नंबर 1 है। आज हम प्रॉफिट में हैं। पहले देश के कोई भी आप परिवहन निगम को आप देखेंगे तो घाटे में चल रहा है। हमारे यहाँ भी कुछ दिन पहले तक घाटे में चल रहा था। तो आज हम इतने खर्च करने के बाद भी आज हम अपने फायदे में चल रहे हैं। तो लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए, हमारी माताएं बहनों को अच्छा लाउंज मिले बैठने के लिए, उनको अलग से व्यवस्था हो, अच्छा लाउंज यात्रियों को मिले, वहाँ पर होटल भी हो, मॉल भी हो, वहीं पर से अपना सामान परचेज करके लोग वापस चले जाएँ, शहर में उनको आना ना पड़े। इस तरह की व्यवस्था हम लोग भी इसमें कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा और बदलाव आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो चीज़ें हम लोग अभी किए हैं, धीरे धीरे वो जनता के सामने आपको उसका प्रकटीकरण होगा। आज आप सब आए और देर हुआ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं। कुछ लगता नहीं है, एक दिन का किराया 240 से गाड़ी आप खड़ी करिए, दूसरे दिन आप 12 बजे उठा लेंगे। वो पुरानी व्यवस्था में था। नहीं, आपका देखिए कोई पीपीपी मॉडल पे है, वो पीपीपी मॉडल पर है। देखिए वो देखिए 2 सेवाएं हैं। एक सेवा हमारी खुद की है जो परिवहन निगम की है, परिवहन विभाग की। दूसरी सेवा जो पीपीपी मॉडल में उसको कुछ प्रॉफिट भी रखा जाता है, उनको प्रॉफिट भी रखा जाता है। यदि प्रॉफिट उनको नहीं होगा तो क्यों हमारे साथ करेंगे, तो इसलिए उनको रखा गया है। ऐसा यदि कोई उससे जो हम लोग के जो निर्धारित मापदंड है उससे ज़्यादा कोई लेता है तो आपको कोई हमको सूचना हम लोग को मिले, किसी के माध्यम से हमारे एमडी साहब को, हमारे आरएम को, हमारे सचिव, विशेष सचिव को या स्वयं मुझे भी कोई प्राप्त होगा तो हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। उसके बावजूद पीपी मॉडल को आप लोग आकर्षित हैं, क्या कमजोरी है सरकार की? कोई कमजोरी नहीं है, ये सरकार की कमजोरी नहीं है। देखिए 2 चीजें हैं, हम लोगों को रोजगार जनरेट करना चाहते हैं, केवल यही नहीं है। आप ये बताइए, एक हमारा पीपीपी मॉडल पर होगा, वहाँ 500 लोग काम करेंगे, 500 लोग काम करेंगे, वो 500 लोगों को रोजगार मिलेगा और जो जीएसटी आएगी वो जीएसटी हमारे सरकार को जाएगी और किराया मुझे मिलेगा। हमको 1 पैसा लगाना नहीं और हमको प्रॉफिट हो, लोगों को रोजगार दे, इसके लिए कर रहे हैं। हमारी बजट इतनी नहीं है। अब मालिक हम गोमती नगर में 600 करोड़ रुपया का बस अड्डा बना रहे हैं। हम जो है एयरपोर्ट पर, अमोसी एयरपोर्ट पर बना रहे हैं, 200 करोड़ रुपया का बना रहे हैं। तो यदि हम बनाने जाएंगे तो केवल लखनऊ बनाएंगे, मेरा पूरा बजट खत्म हो जाएगा। पूरा प्रदेश का थोड़ी बना पाएंगे। आज हम पूरे प्रदेश को चाहते हैं कि हमारे 300 बस अड्डे और डिपो हैं, सभी चमके, इसके लिए काम कर रहे हैं। लोगों को रोजगार मिले और सरकार को फायदा हो। ये सटल सेवा अरे नहीं, अरे आप, अरे सभी बसों पर सटल सेवा लिखी गई थी, सटल सेवा का बोर्ड लगा हुआ था और हजारों बस सटल सेवा निःशुल्क चल रही। उत्तर प्रदेश में कोई डग्गा मार नहीं है। देखिए मीडिया के सामने कह रहा हूँ, कोई डगा मार नहीं। एक मिनट हमारी सुन लीजिए, मैं कहा हूं फिर आपसे कह रहा हूं, डगा मार किसे कहते हैं इस परिभाषा को समझिए। हमारा कोई आदमी इंश्योरेंस सही है,
उसका रजिस्ट्रेशन सही है, परमिट सही लेके चल रहा है लेकिन केवल मेरे कायदा कानून का उल्लंघन करता है, तो कायदा कानून के उल्लंघन करने का ये नहीं है कि उसको डाका आप कहेंगे, उस पर कार्रवाई करते हैं। रोज हम चालान करते हैं। बताइए कोई बस एक बताइए जो फिटनेस न हो, जो बस इंश्योरेंस न हो, जो बस रजिस्टर्ड न हो, जो बस टैक्स न देता हो, एक बस आप बताइए, एक बस बताइए। मैं कह रहा हूं पूरे उत्तर प्रदेश के बारे में मैं बात कर रहा हूं। डाका मार शब्द को अपने डिक्शनरी से निकालिए। डाका मार अब नहीं है, अब सभी लोग टैक्स दे रहे हैं, सब रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, सब इंश्योरेंस करा रहे हैं, सब फिटनेस करा रहे हैं। करते क्या है वो मैं बता रहा हूँ। वो करते क्या है, वो नेशनल परमिट लेते हैं। नेशनल परमिट का एक गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन का उल्लंघन करते हैं। नेशनल परमिट का गाइडलाइन ये है कि ए से जेड तक आप ले जाएंगे। ए में अपने पैसेंजर को उठाएंगे, मान लीजिए कि दिल्ली से पैसेंजर उठाते हैं और उनको गोरखपुर ले जाना है, तो गोरखपुर पैसेंजर को वहां पर उतार देंगे। इसके लिए वो सरकार ने उनको अलाउ किया है, लेकिन करते क्या है, वहां से पैसेंजर ले आएंगे, आपको आलमबाग में उतार देंगे, आलमबाग से चढ़ाएंगे, अयोध्या में उतार देंगे। चीज के बाद आप सबसे रूबरू होने का अवसर मिल रहा है। आप जानते हैं कि कुंभ में 66 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने स्नान किया और एक तरह से दुनिया में कोई भी धार्मिक आयोजन इससे बड़ा नहीं होता है। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन था, उसमें परिवहन विभाग की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोगों को ले जाने और ले आने की जिम्मेदारी परिवहन विभाग को थी। हवाई जहाज भी 700 से ज़्यादा वहाँ पर जहाज उतरी, कई ट्रेनें आई, स्पेशल ट्रेनें चली, लेकिन फिर भी जो सबसे ज़्यादा संख्या जो आती है वो सड़क मार्ग से आती है। और उसमें केवल परिवहन निगम ने अपने बसों के माध्यम से, अभी जैसे हमारे एमडी साहब ने बताया, 3.25 करोड़ लोगों को आवागमन कराया। और बाकी जो हमारे निजी सेवा के जो हमारे बस थे, जो हमारे परिवहन विभाग के, जो हमारे आरटीओ विभाग है, उन्होंने हर जनपद में अस्थायी बस अड्डे का भी उन्होंने निर्माण कराया था और उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप जो है अपने पुराने दर पर ही जो प्रयाग का जो किराया होता है उतने में ही आप जो है यात्रियों को ले जाएंगे। और उन्होंने इसको किया भी। लोगों ने धार्मिक आयोजन समझ करके, लोगों ने सेवा भाव से उसको किया। लोगों को तकलीफ़ें भी हुई, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसमें किराया नहीं बढ़ाया और पूरे देश से लोग आए और जो है सबको जो है स्नान कराने में। और हमारी जो शटल सेवा थी, आप जानते हैं हमारी शटल सेवाएं निःशुल्क, करीब 1.5 महीने तक हमारी शटल सेवा में 1 पैसा किराया नहीं लिया गया, क्योंकि यात्रियों को शॉर्ट यात्रा के लिए टिकट काटना उनको एक मुश्किल काम था। तो हम लोगों ने निःशुल्क किया था, बहुत सक्सेसफुल उसका जो है रिजल्ट रहा, लोगों ने बड़ी तारीफ की। और आज जो है मैं परिवहन विभाग को कह सकता हूं, अपने परिवहन निगम के जो संचालन आप लोगों ने जिस ढंग से किया, आज कई प्रांतों के लोग जहां पर आने वाले दिनों में कुंभ लगने वाला है या महाकुंभ लगने वाला है, वो लोग आकर के परिवहन विभाग के हमारे अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं कि आपने किस तरह से मैनेजमेंट किया, हम लोग को भी बताइए, हमारे यहाँ भी होने वाला है। कई प्रांतों के लोग, तो आप सब ने बहुत अच्छा काम किया, रात दिन को मेहनत करके इस आयोजन को सफल बनाने में सहयोग किया। और जिसके कारण से कई मीडिया के ग्रुप ने भी हमारे परिवहन निगम के हमारे एमडी साहब को पुरस्कार दे करके सम्मानित किया। वाले लोग हैं वो लोग कई दिन तक जो है प्रयाग की धरती पर आए और उन्होंने कहा कि अपनी बसों को, क्योंकि अभी तक का जो रिकॉर्ड है 500 बसों का है कि 500 बस एक साथ जो है जहाँ पर संचालित हुआ उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। लेकिन इस बार तो 8,000 बसें इस महाकुंभ में परिवहन निगम ने लगाया था। लेकिन जिस दिन रिकॉर्ड बनना था हमारी बसें लग गई थी, लेकिन प्रशासन ने कहा कि जाम न लग जाए। अंतिम दिन था कि जाम लग जाएगा तो लोगों को कष्ट होगा,
तो फिर हम लोगों ने उसको जो है वापस कर लिया, और फिर उन्होंने कहा कि मैं फिर से आपको टाइम दूंगा, फिर उस दिन आप लोग करिएगा, लेकिन फिर ऐसा अवसर नहीं आया। नहीं तो एक बहुत बड़ा जो है वो भी हम लोगों को अचीवमेंट में आया था कि अभी तक का जो 500 बसों का 8000 बसें हो जाती, तो आप समझिए कितना बड़ा, कई गुना ज़्यादा जो उसका था। तो सभी लोगों ने बहुत ही बेहतर काम किया और परिवहन विभाग में आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। अभी तक के परिवहन विभाग में एक बस अड्डा पीपीपी मॉडल पर आलमबाग बस अड्डा बना है, बस एकमात्र, वो भी अभी पूर्ण रूप से अब जाकर के कंप्लीट होने की स्थिति में है। लेकिन परिवहन विभाग द्वारा 23 बस अड्डों को हम लोग पीपीपी मॉडल पर बनाना शुरू कर दिए, जिसमें लखनऊ के 3 बस अड्डे हमारे, इसी तरह आगरा में 3 है, गाज़ियाबाद में 2 है, नोएडा में करने जा रहे हैं, और कानपुर में है, बनारस में है, गोरखपुर में है, ऐसे मिर्ज़ापुर में है। 23 बस अड्डे हम लोग अभी कर रहे हैं। अब 54 बस अड्डों का कैबिनेट से स्वीकृति प्राप्त हो गई है, बहुत, वो भी अभी टेंडर होने जा रहा है। और पूरे देश में सबसे जो नया फ्लीट का हम लोग को गौरव प्राप्त होने वाला है, अभी नंबर 2 पर हम हैं, नंबर 2 पर हम जो है, गुजरात हमसे आगे है सर, है, और हम नंबर 2 पर हैं कि हमारी 5.5 साल की औसत आयु है हमारे बसों को, इसको हम लोग ने अचीव किया है। और जब 3 साल पहले हम लोग के बेड़े में 8,500 बसें हुआ करती थी, और आज हम 9,000 से ज़्यादा बसें नई खरीद लिए। अभी 3,000 बसें हमारी प्रोसेस में है और बहुत जल्द आएगी। हम लोगों ने अपने ऑनलाइन किया सिस्टम को, आज टिकट हमारी जो है इलेक्ट्रॉनिक से सिस्टम से हो रहा है। हम लोगों ने जीपीएस लगा दिया, आज जीपीएस के माध्यम से हमारी सब बसों को आप देखेंगे कि जो है ये बसें अभी कहाँ पर हैं। एक दिन ऐसी स्थिति आई, मैंने वहाँ पर ज़्यादा क्राउड हो गया था, उनको छोड़ना था, हमारे एमडी साहब ने पूरा उसको दिखाया कि अभी हमारे उसके अगल बगल में हमारे 600-700 बसें खड़ी थी, वो जीपीएस के कारण हम लोग देख पाए, और उसके बाद तुरंत जाम को हटाया गया कुंभ में, और हमारी बसें तुरंत वहाँ पहुँच गई। तो आज वो भी हम लोगों ने सिस्टम शुरू किया। हमारे जो ड्राइवर कंडक्टर हैं उनको हम लोग ने अब चिकित्सा मैंने जांच कर रहे हैं, उनको मेडिकल विभाग से वो एमओई करके कि उनको आई चेकअप हो, उनका हेल्थ चेकअप हो, और इस तरह के कोई दिक्कत ना आए उनको जो है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए। तो बहुत सारे हम लोग परिवर्तन कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी द्वारा कई बार ये निर्देश दिए गए थे कि आप सब लोगों से माननीय मंत्री जी एक बार चर्चा करेंगे महाकुंभ के अवसर पे। जैसा कि आप अवगत हैं कि लगभग 3.25 करोड़ श्रद्धालुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में परिवहन निगम ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। माननीय मंत्री जी के प्रयासों से जो धनराशि परिवहन निगम को प्राप्त हुई वो इतिहास में अद्वितीय है, ऐसा कभी नहीं हुआ। इतनी धनराशि यानी कि एक वर्ष में 1500 करोड़ रुपए की धनराशि बजट में माननीय मंत्री जी के प्रयासों से परिवहन निगम को प्राप्त हुआ, और इसका फल जो है श्रद्धालुओं की जो सेवा की गई उसमें भी देखने को मिला। कई सारे पुरस्कार भी राष्ट्रीय स्तर पे परिवहन निगम को प्राप्त हुए, और भी कई सारी योजनाएं पीपीपी मोड पे बस अड्डों को एयरपोर्ट के तौर पर डेवलप करना, बस अड्डों पे अत्यंत उच्च स्तर के अनाउंसमेंट सिस्टम की व्यवस्था करना, बस अड्डों पर रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट की तरह डिस्प्ले बोर्ड की स्थापना करना। कई बहुत सारे बस स्टैंड्स ऐसे हैं जिसमें माननीय मंत्री जी के प्रयासों से 100 करोड़ रुपए 150 करोड़ रुपए की धनराशि बजट में प्राप्त हुई, और उसका लगातार बस अड्डों का विकास किया जा रहा है। आने वाले दिनों में उन 1-2 वर्षों में ही उन बस अड्डों को आप देखेंगे कि किस स्तर के वो बस अड्डे हो गए। माननीय मंत्री जी का हमेशा ये निर्देश रहा है कि हम जो भी बस अड्डों को डेवलप करें उसमें ऐसा ना हो कि अन्य एयरपोर्ट्स की तरह उसमें यूजर के जेब पे भार पड़े। आपने हमेशा, और इसी तरीके से हम लोगों ने कार्य योजना बनाई है कि जो भी हमारे यात्री होंगे, जो भी बस अड्डों पे आएंगे, उनको अपने जेब से कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा, और एयरपोर्ट जैसे बस स्टैंड पे सुविधाएं प्राप्त करेंगे। ये सारी चीजें हैं। और आज हम लोग माननीय मंत्री जी के कर कमलों से एक जो मंथली एमएसटी की व्यवस्था होती है,
ये अभी तक ऑफलाइन हुआ करती थी, आज उसका ऑनलाइन का शुभारंभ भी श्री गणेश आज होगा आपके समक्ष। तो ये सारी चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी, इसी के लिए आप सब लोगों का स्वागत है।